उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक बार फिर से सीएम योगी का नाम शामिल हो गया है। सीएम योगी ऑन डिमांड। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे, जहां वो एक बार फिर हिंदुत्व और बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश देंगे। बीजेपी के कमजोर क्षेत्र मैसूर और कोस्टल में सीएम योगी रोड शो करेंगे और कमजोर किले को मजबूत करेंगे। सीएम योगी कर्नाटक के चुनाव में 35 से ज्यादा जनसभाओं को और साथ ही रोड शो को संबोधित करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह के बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का ही नाम है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। एक बार फिर से गुजरात त्रिपुरा के बाद सीएम योगी कर्नाटक के रण में गरजते हुए नजर आएंगे। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि सीएम योगी की डिमांड किस तरीके से पूरे देश में बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दाव से कर्नाटक के रण को फतेह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कर्नाटक में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री को दी गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। कर्नाटक में बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी करीब 30 जनसभा और रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कई जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी 35 से ज्यादा जनसभा और रोड शो करेंगे। बीजेपी के कमजोर क्षेत्र मैसूर कोस्टल में रोड शो करेंगे। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम शामिल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव में अभी 1 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज जमीन पर उतारने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा की है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 35 से ज्यादा जनसभा और रोड शो राज्य में करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब तक बढ़ती ही जा रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात और त्रिपुरा के बाद कर्नाटक के रण में सीएम योगी एक बार फिर राम मंदिर का संदेश देंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत कराएंगे। कर्नाटक में सीएम योगी की चर्चा का बड़ा कारण है बेहतर कानून व्यवस्था, नया बुलडोजर मॉडल, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन। योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीने पहले ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश कर्नाटक की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी की, जिसे उसी क्षेत्र में एक बार फिर झटका लगने वाला है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने जाटलैंड में अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। और जो खबर छनकर सामने आ रही है, उससे आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच दरार भी आ सकती है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि मेरठ में आरएलडी के प्रत्याशी से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मेरठ निगम में
समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी पर ही दांव लगाने वाली है। मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के प्रत्याशी को यहां चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जिस सीट पर यानी कि जाटलैंड में आरएलडी का दबदबा माना जाता था, वहां से आरएलडी के उम्मीदवार नहीं होंगे, जिसके बाद गठबंधन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन से जयंत को झटका लग चुका है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। अखिलेश और जयंत की दोस्ती में दरार। जाटलैंड में प्रत्याशी पर एसपी आरएलडी में रार। निकाय की रण में कौन गठबंधन की दीवार। ये वो सवाल हैं जो नगर निकाय के चुनाव में गूंज रहे हैं। जाटलैंड में कमजोर होती आरएलडी से लोग पूछ रहे हैं और अखिलेश के फैसले पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में जयंत चौधरी का दबदबा रहा, अब वहां से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार रही है। यानी मेरठ में जयंत के साथ खेला होने वाला है, क्योंकि एसपी मेरठ नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। आरएलडी के खाते में नहीं जाएगी ये सीट। एसपी यहां से अतुल प्रधान की पत्नी को टिकट दे सकती है, क्योंकि सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान। यानी मेरठ सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के साथ ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि जयंत अब सियासी भंवर में अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि जब से आरएलडी से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छिना है, वो चुनावी सभर में अलग थलग नजर आ रहे हैं। मेरठ नगर निगम के मेयर पद की सीट खासा चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की तरफ से जरूर सूत्रों के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि सरधना के विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। भले ही मेरठ निगम सीट पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में हो, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी का सियासी इतिहास कुछ और इशारे कर रहा है। 1995 में बीएसपी को जीत मिली थी। साल 2000 में बीएसपी प्रत्याशी एक बार फिर से जीते, जबकि 2006 में बीजेपी की मधु को जीत मिली और 2012 में बीजेपी के हरिकांत जीते और पिछले चुनाव यानी 2017 में बीएसपी प्रत्याशी को जीत मिली। मतलब ये कि मेरठ में भले ही समाजवादी पार्टी दम भर रही हो, लेकिन यहाँ मेयर पद पर सपा को कभी जीत मिली नहीं। बावजूद इसके जयंत चौधरी के प्रत्याशी को इस सीट से किनारे किया जा रहा है। हालांकि आरएलडी के प्रवक्ता अब भी गठबंधन में सब ठीक है की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है। दोनों दलों की एक समन्वय समिति बनी है और वो बहुत शीघ्र ही सीटों का फाइनल हो जाएगा कि कौन कहां पर लड़ेगा। जो जहां पर जीतने की स्थिति में होगा वो वहां पर चुनाव लड़ेगा। चुनाव भले ही नगर निकाय का हो, लेकिन मेरठ सीट पर खुद की दावेदारी करने वाली समाजवादी पार्टी का ये मैसेज जयंत के लिए ठीक नहीं। और जब इसी बात का उन्हें आभास हुआ तो बीजेपी के खिलाफ विरोध की परिभाषा भी उन्होंने बदल दी, क्योंकि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री और बीजेपी के खिलाफ डिग्री दिखाओ कैंपेन का जयंत ने विरोध किया था। मेरे पास एमएससी की डिग्री है, मेरे पिता आईआईटीएन थे और मेरे दादा ने सतत और न्याय संगत विकास पर आर्थिक ग्रंथ लिखा था। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा योग्यता पर केंद्रित ये विशेष राजनीतिक अभियान अभिजात्य है। ये दो राज्यों में सत्ता में बनी एक पार्टी को शोभा नहीं देता। खैर, जयंत और अखिलेश के बीच मेरठ की जंग किसके लिए रंग लाएगी, या फिर ये जंग अखिलेश और जयंत चौधरी के संग संग किस पर भारी पड़ेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि इन तमाम कयासों के बीच आरएलडी का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। निकाय चुनाव भी गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। फिलहाल प्रत्याशियों के नाम पर मंथन अभी चल रहा है और दोनों पार्टी की सहमति से ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे, ये कहा जा रहा है। फिलहाल प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। साथ ही ये भी दावा है कि निकाय में हैंडपंप चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा।
तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी गठबंधन में मंथन तेज हो चुका है। सहयोगी दल निषाद पार्टी ने बीजेपी के सामने निकाय चुनाव के लिए अपनी डिमांड रख दी है। साथ ही ये दावा भी किया है कि निषाद पार्टी हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार देगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी लगभग तैयार कर ली है, जिस पर फाइनल मुहर लगना भी बाकी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी अपनी रणनीति को जमीन में उतारने में कितना आगे तक पहुंच चुकी है। सत्ता के सेमीफाइनल में सहयोगी कितने उपयोगी होंगे, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब छोटे छोटे दल भी अपने लिए निकाय के रण में दमखम आजमा रहे हैं। चाहे अपना दल हो या फिर निषाद पार्टी, सबने मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी के साथ एक बार फिर सियासी रण में सियासी बिगुल फूंक दिया है और उन सीटों पर दावेदारी भी ठोक दी है जहां उन्हें लगता है कि उनका पलड़ा भारी है। बीजेपी को 18 सीटों की लिस्ट सौंपी, 9 सीटें नगर पंचायत के लिए मांगी, 9 सीटें नगर पालिका अध्यक्ष की मांगी, मेयर सीट के लिए इच्छा नहीं जताई। संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि बीजेपी सभी 17 मेयर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उन्हें नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष की 18 सीटों पर मौका मिले, जिससे आगे के लिए समीकरण को साधा जा सके। अब उनके ऊपर है कि कहाँ हमारे तालमेल मिल सकता है, वो उस जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ें। कोई आपस में ऐसी कोई नहीं है कि उसमें से कम मिलेगा अधिक मिलेगा। हम लोग जीत के लिए आए हैं, जो कैंडिडेट है उसका अच्छा हमारा जो उसमें से जीत सकता उसी को लड़ाया जाएगा। बीजेपी निकाय के रास्ते दिल्ली की चढ़ाई के मूड में है। ऐसे में तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी है और कोशिश है कि हर हाल में निकाय में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, जिससे समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर दबाव कायम रहे। और इसी को देखते हुए डिप्टी सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि विपक्ष से कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ से प्रदेश तक के शुचिता के साथ चुनाव लड़ रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश ने सराहना की है और सब लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी का फोकस मेयर की सभी सीटों पर कमल खिलाने का है, जिससे 24 के रण में 80 में से 80 सीटों को साधने का लक्ष्य और मजबूत हो सके। और इसी को देखते हुए प्रत्याशियों के नाम पर लगातार मंथन चल रहा है, जिस पर 1 से 2 दिन में फाइनल मोहर भी लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का आयोजन किया और इस कमेटी की बैठक में तमाम जो जिले के प्रभारी मंत्री योगी सरकार के बनाए गए हैं वो बैठक में मौजूद रहे और जो प्रबल दावेदार थे उनकी सूची को फाइनल किया और अंतिम मुहर लग गई है। और वो नाम जो प्रत्याशी पहले चरण के लिए चुनावी मैदान में जिनको उतारना है उनके नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। 3 नाम सेलेक्ट करके प्रदेश नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। अब प्रदेश नेतृत्व इन नामों पर मुहर लगाएगा। पहले चरण के लिए नाम भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर फाइनल कर लिए हैं। भले ही बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही हो, लेकिन सीएम योगी के निर्देश पर तमाम मंत्री और प्रभारी जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे निकाय में भी जाति और धर्म से हटकर चुनाव का मुद्दा विकास हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर निकाय चुनाव के रण में ओम प्रकाश राजभर अकेले ही मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने तो एसबीएसपी की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 5 निगमों और 117 नगर पंचायतों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है। इतना ही नहीं, 87 नगर पालिका के लिए उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया और राजभर ने साफ कर दिया कि उनका चुनावी मुद्दा नाली, रास्ता, शौचालय, बिजली के साथ ही शराबबंदी भी रहने वाला है। साथ ही दलित वोट बैंक को पाले में लाने के लिए जातिगत जनगणना की भी मांग कर दी गई है उनकी तरफ से। श्रीमती अलका पांडे जी हैं, जो आपके लखनऊ के मेयर पद के प्रत्याशी हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, देवरिया, सोनभद्र, बस्ती, लखनऊ, महाराजगंज, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, संभल, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, गाजीपुर, कासगंज, फिरोजाबाद, इतने जगहों से सूची हमारे पास आ चुकी है।
वाराणसी में मेयर पद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद 5 नगर पालिका चुनाव पार्टी लड़ेगी। 117 नगर पंचायत की सूची है और 89 नगर पालिका। इधर अतीक अहमद को 16 दिनों के अंदर ही एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। इस दौरान रास्ते में अतीक ने कहा कि मीडिया की वजह से ही वो सुरक्षित है। साथ ही उसने ये भी कहा कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, हम तो पहले ही मिट्टी में मिल चुके हैं और अब रगड़े जा रहे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि जब पुलिस कोर्ट में अतीक का रिमांड मांगेगी और रिमांड मिल भी जाएगी तो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल यह होगा कि तुमने क्यों कहा कि 18 साल बाद चैन की नींद सोया, अशरफ से जेल में बार बार शूटर क्यों मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, और साथ ही सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या असद को तुमने शूट आउट का ऑर्डर दिया था। असद को लॉन्च करने के लिए उमेश पाल मर्डर करवाया गया क्या, तुम्हारी बहन नूरी का इस केस में क्या रोल है, वहीं शाइस्ता को पैसे का इंतजाम करने को क्या तुमने ही कहा था। ये वो तमाम सवाल हैं जो अतीक के सामने यूपी की पुलिस रखेगी। की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफिया के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। माफिया के खिलाफ महाराज ने जो सौगंध ली थी उसे पूरा कर दिखाया। कई दशकों से सिर उठा रहा माफिया का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। बाबा ने पहले अतीक की अकड़ निकाली, अब उसे मिट्टी में रगड़ दिया है। माफिया की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। आंखों में एनकाउंटर की दहशत, दिलो दिमाग में बीच सड़क पर मारे जाने का डर और रगड़ाई की बेबसी है। मारना चाहिए। अतीक अहमद का साबरमती से डर और खौफ का सफर 4 राज्यों से गुजरते हुए प्रयागराज पहुंच चुका है। प्रयागराज में दहशत का दूसरा नाम अतीक अहमद खुद बेबस होकर रहम की भीख मांग रहा है। यूपी में हर घंटे अतीक के लिए भारी है और डरावने सपने की तरह है। यूपी के इतिहास में किसी माफिया की आंखों में इस तरह का खौफ किसी ने नहीं देखा। अतीक को इस बात की राहत है कि उसकी गाड़ी कहीं पलटी नहीं। आप सबका शुक्रिया कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको? अतीक आप लोगों की वजह से हिफाजत है। हालांकि अतीक अहमद को आज सीजीएम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। अतीक के प्रयागराज पहुंचने में देरी की वजह से उसे नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। गुरुवार को अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उसकी कस्टडी मांगेगी। इसके बाद शुरू होगी अतीक से पूछताछ। उसका सामना बाबा की स्पेशल टीम से होगा। अतीक से पूछताछ की पूरी तैयारी हो चुकी है। रिमांड मिलने के 1 घंटे बाद ही अतीक से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पूछताछ के लिए 150 से ज्यादा सवाल तैयार किए जा चुके हैं। अतीक से 3 अलग अलग शिफ्ट में पूछताछ होगी। रिमांड के पहले दिन पुलिस लाइन में रखकर होगी पूछताछ। हत्याकांड में गिरफ्तार अतीक के मुंशी राकेश लाला और ड्राइवर को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। पूछताछ में अतीक बोलेगा और हत्याकांड के राज खोलेगा। इस बीच उमेश पाल के परिजनों ने कहा है कि अतीक के गुनाहों की सजा सिर्फ मौत है। जैसे उन्होंने यहाँ पास 3 मर्डर किया है, 3 को मारा है, तो 5 मारे जाएं तो क्या बुराई है? और मारे नहीं जाएंगे तुमको इंसाफ कहाँ से मिलेगी? अतीक की हालत देखकर पूरा कुनबा अब दहशत के साए में जी रहा है, क्योंकि अब उन्हें भी यकीन हो गया है कि योगी राज में खौफ से जनता नहीं, माफिया कांपते हैं। उनके परिजन कांपते हैं, उनके गुर्गे कांपते हैं।
जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। आज योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की कमर तोड़ दी है। आज गुंडे माफिया सलाखों के पीछे हैं और बाहर उनके काले साम्राज्य को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा रहा है और गुनाहों का हिसाब हो रहा है। कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। अतीक की यूपी में एंट्री के साथ ही उसके करीबियों पर ईडी ने स्ट्राइक कर दी है। अतीक का करीबी खालिद जफर, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, हिस्ट्री शीटर गुलफूल प्रधान, पेशे से वकील सौलत हनीफ, अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला, प्रॉपर्टी डीलर मोहसिन और सीए आसिफ जाफरी के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें कई कागजात जब्त किए गए। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, अरे मुझे तो दिखाइए यार, माफिया की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। ये अपराधियों पर सीएम योगी के हंटर का कमाल है कि जिस माफिया से कभी यूपी की जनता थर थर कांपती थी, आज उसी के गुनाहों का हिसाब होने वाला है। सख्ती के साथ सभी अपराधियों की कोर्ट में कड़ाई से पैरवी कर रहे हैं और सजा दिला रही है। अभियोजन पक्ष लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। यूपी में बम, गोली, बारूद से अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले गैंगस्टर के साथ उनके मददगार भी आज योगी की पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही कहा था कि माफिया गुंडे प्रदेश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनका पक्का इलाज होगा। आज योगी ने साबित भी कर दिया कि उनका वचन ही शासन है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।